क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। कंटेंट्स विच रिक्वायर एन एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स टेक डैश टाइम फॉर लर्निंग एंड आर रिटेन्ड फॉर डैश ड्यूरेशन। मतलब क्या है, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, यानी जिस कंटेंट को आप एज इट इज जस्ट फिट नहीं करेंगे, आपको अपने एग्जिस्टिंग स्कीमा को, अपने एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को, अपने वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना या स्कीमा जो भी वर्तमान मौजूदा जानकारी है उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो एकोमोडेशन में ज्यादा समय लगेगा या फिर जस्ट फिट इन करने में ज्यादा समय लगेगा, तो ये आप खुद ही समझेंगे जब आपको पुराने को मॉडिफाई करना पड़े, चेंज करना पड़े। जस्ट ऐड करना है, किसी चीज को फिट इन करना है, एसिमुलेट करना है, तो कम समय लगेगा। एकोमोडेशन में ज्यादा समय लगेगा। तो आप लोग 40% लोग ही सही जवाब दे पा रहे हैं। तो ये शॉर्ट प्रोसेस तो नहीं होगा कि शॉर्ट टाइम फॉर लर्निंग एंड आर रिटेन्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। टाइम भी मॉडिफाई करने में ज्यादा लगता है और रिटेन्ड भी फिर वो लंबे समय तक रहता है, क्योंकि आपने पुरानी गलत सूचना को मॉडिफाई किया है, उसमें चेंज लाया है। तो चेंज लाने में टाइम लगेगा, लेकिन फिर वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में सेटलमेंट हो जाएगा। इट्स लाइक कि आपने डॉग को देख करके कैट कहा, या हॉर्स को देख करके, घोड़े को देख करके आपने ऊंट कहा। ऊंट तो नहीं कह सकते, वैसे बहुत अंतर होता है। घोड़े को देख करके आपने गाय कहा, या कुत्ते को देख करके आपने बिल्ली कहा, या बिल्ली को देख करके आपने कुत्ता कहा। अब जब आपने कैट को देख के डॉग कहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्कीमा को मॉडिफाई करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन आएगा कि भाई ये कैट से अलग है डॉग, इसके ये फीचर्स होते हैं, ये भौंकता है, साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, वॉटेवर ये चेंजेस हैं। जस्ट कैट का स्कीमा ऐड करना था तो एसिमुलेशन था कि एक और कलर की कैट दिखी, आपने ऐड कर लिया इन्फॉर्मेशन को, आत्मसात हो गया, बात खत्म। ज्यादा देर नहीं लगेगी, शॉर्ट पीरियड लगेगा। लेकिन जब आपको चेंज करना पड़े, मॉडिफिकेशन करना पड़े पुराने स्कीमा में, जिसको एकोमोडेशन भी कहते हैं। अब देखो, ये डायरेक्ट प्याजे का नाम नहीं लिखा है, लेकिन थियरी वही है, सवाल वही है। तो जिस पुराने एग्जिस्टिंग स्कीमा में या तो एक्सटेंशन करना हो या मॉडिफिकेशन करना हो, जस्ट फिट इन नहीं करना है, तो ये लॉन्ग प्रोसेस है। और ये जो ऐसे आपने मॉडिफाई करके जब पुराने में चेंज किया है, तो ये रिटेन भी लंबे समय तक ही रहेगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी। इसका मतलब कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट आया होगा, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ होगा। प्याजे वाले क्वेश्चंस कराए थे ना उस दिन, याद है। तो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, दिमाग के विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट चाहिए, डिसइक्विलिब्रियम चाहिए, असंतुलन चाहिए। यानी जो जानकारी है उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट आए, द्वंद आए, तब तो आप कुछ नया उसमें पुराना में चेंज करेंगे, तब जाकर के आप सीखेंगे, अकोमोडेट करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्सटेंशन या मॉडिफिकेशन में शॉर्ट टाइम लगता है। हाँ, लॉन्ग लगता है, लेकिन ये शॉर्ट ड्यूरेशन तक रहता है, नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं, ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगा और लॉन्ग ही टाइम लगेगा। तो बाकी ऑप्शंस बनते ही नहीं हैं, ऑप्शन ही बनता है आपका फोर्थ का, सिंपल। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसको ऐसे भी देख सकते हो अगर देखना चाहो कि ये एसिमुलेशन और एकोमोडेशन की प्रोसेस है। इस कंप्लीट प्रोसेस को पियाजे की थ्योरी में अडेप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, है ना, अनुकूलन कहते हैं। इसलिए पियाजे वाइगोत्स्की की थ्योरी ऐसी थ्योरीज हैं जिनको आप छोड़ के नहीं जा सकते। डायरेक्ट आपको नाम दिखे ना दिखे, कितने सवाल इसी पे आधारित होते हैं। ठीक है, अडेप्टेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, आपने एसिमुलेट किया कुछ, यानी ऐड किया कुछ, फिट इन किया एग्जिस्टिंग स्कीमा में। एग्जिस्टिंग स्कीमा क्या है, प्रीवियस नॉलेज, जितना ज्ञान आपके पास आज है, जो भी आपके दिमाग में प्रीवियस नॉलेज स्टोरेज सेट है, वो एग्जिस्टिंग स्कीमा है। इसमें कुछ ऐड किया, फिट इन किया इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में, तो एसिमुलेट किया कि आपको पता है, हाँ एक ब्लैक कलर की कैट देखी, व्हाइट पहले से पता था, ऐड कर लिया, बात खत्म। इक्विलिब्रेशन है, अगली बार आपने एक और कैट देखी, आपने कहा हाँ कैट है, तो इक्विलिब्रेशन है। यानी जो दिमाग में इंफॉर्मेशन सेव्ड है, स्टोर्ड है, वो इंफॉर्मेशन मैच कर रही है जब आप दुनिया में देख रहे हैं। कि आपको पता है इसको पेन कहते हैं, आपने एक पेन देखा, आपने कहा पेन है, तो ये बैलेंस है, कॉग्निटिव बैलेंस की स्थिति है, इक्विलिब्रेशन है, संतुलन है, मानसिक संतुलन है, कि जो इंफॉर्मेशन, जो सूचना दिमाग में थी, जो बाहर देख रहे हो, दोनों बैलेंस में है। अब नई सिचुएशन आएगी, अब आप कैट तो दिख गई, लेकिन इस बार डॉग दिखेगा और कोई कहेगा भाई ये कैट नहीं है, तो इसका मतलब डिसइक्विलिब्रियम होगा, असंतुलन होगा, मैच नहीं होगी इन्फॉर्मेशन जो दिमाग में है, बैलेंस नहीं होगा, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा ये कैट नहीं है, इसके भी 4 पैर हैं, इसकी भी एक पूंछ है, ये तो कैट होनी चाहिए थी, फिर क्या है ये, तो इसका मतलब डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई टॉपिक में। तो अब इस कंफ्यूजन से, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट से, मानसिक द्वंद से, संज्ञानात्मक द्वंद से, असंतुलन से, डिसइक्विलिब्रियम से क्या होगा, अब आपको अडेप्ट करना पड़ेगा नई जानकारी के हिसाब से, कि आपको सीखना पड़ेगा कि डॉग का स्कीमा अलग होता है, पुराने में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, एकोमोडेट करना पड़ेगा।
तो ये अपने आप में लंबी प्रक्रिया है, एसिमुलेट करना इजी है, शॉर्ट प्रोसेस थी। ये पूरी प्रक्रिया एकोमोडेशन की अपने आप में लॉन्ग प्रोसेस है, और ये लंबे समय तक फिर आप दिमाग में आपकी स्कीमा सेट रहेगा क्योंकि आपने मॉडिफाई किया था पुरानी इंफॉर्मेशन को। इतनी बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये क्या कहता है। कथन है द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग इंटेलिजेंस टेस्ट्स एंड एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन शुड बी टू कंपेयर चिल्ड्रन इन स्पेसिफिक डोमेन्स एंड एबिलिटीज। यानी जो पर्पज है बुद्धि परीक्षणों का और विस्तारित अवलोकन यानी एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन का, कि आप बुद्धि परीक्षण ले रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चे को, व्यक्ति को, जिसका भी आप बुद्धि परीक्षण ले रहे हैं, इसका जो उद्देश्य है बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट इसलिए ले रहे हैं ताकि बच्चों को कंपेयर कर सकें या बच्चों को आपस में कंपेयर कर सकें, ये गलत पर्पज है। इंटेलिजेंस टेस्ट ले रहे हैं बच्चे की एबिलिटीज, उसका एप्टीट्यूड, उसका इंटरेस्ट, किस लेवल पे उसका दिमाग फंक्शन करता है, वो क्या अच्छा कर सकता है, क्या उसकी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, कहाँ उसको गाइड किया जा सकता है, इन सब के लिए, ना कि बच्चों को आपस में कंपेयर करने के लिए। कंपैरिजन होता है बट ये पर्पज नहीं है इंटेलिजेंस टेस्ट का, ये उद्देश्य नहीं हो सकता है ना। तो ये बात सही नहीं हो सकती, ये गलत है, फॉल्स है। 60% लोग सही जवाब दे रहे हैं इसमें। रीजन क्या है इसका, इंटेलिजेंस इज एन इनेट एबिलिटी एंड कैन नॉट बी नर्चर्ड। ये भी गलत है कि बुद्धिमत्ता या बुद्धि एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता, बढ़ा नहीं सकते, ये कहना गलत है। आपके गार्डनर कह रहे हैं कई प्रकार की बुद्धि है। दूसरा, एक इंक्रीमेंटल और एंटिटी व्यू होता है इंटेलिजेंस का, कि हम क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ये इंक्रीमेंटल व्यू है, टीचर को यही मानना चाहिए। एंटिटी व्यू क्या है, एंटिटी मतलब फिक्स्ड है इंटेलिजेंस, इसको बढ़ा नहीं सकते, ये कहना गलत होगा। हम मॉडर्न डे में ऐसा नहीं मानते कि भाई आईक्यू फिक्स हो गया या इंटेलिजेंस फिक्स हो गया तो हम बढ़ा नहीं सकते। इंक्रीमेंटल है इंटेलिजेंस, आप चीजें, आपका एनवायरनमेंट, मेथड्स सिखाने के, नर्चरिंग, फैमिली, 50 तरह की चीजें हैं जिनके बेसिस पे आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, ट्रेनिंग लेकर के, सीख करके, है ना। तो इंक्रीमेंटल है, ना कि एंटिटी। एंटिटी होता है फिक्स्ड व्यू। एक सवाल इस पे आता ही है हर बार, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इसको फिक्स्ड नहीं मानना है, डायनेमिक मानना है इंटेलिजेंस को, या इंक्रीमेंटल है, क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, हम चीजें सीखते रह सकते हैं, बुद्धि को विकसित कर सकते हैं। चीजें आप क्यों समझ रहे हैं, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अगर सब कुछ फिक्स ही होता पहले से तो फिर तो आप सीख ही नहीं पाते कुछ। भाई कैसे सेम टॉपिक आपको किसी टीचर से समझ में आ जा रहा है, किसी से नहीं आ रहा है, या खुद से पढ़ रहे हैं तो नहीं आ रहा है, टीचर की मदद से आ जा रहा है समझ में, तो इसका मतलब इंटेलिजेंस या बुद्धि की जो क्षमता है वो इंक्रीमेंटल हुई। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं, इसलिए बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। इसका रीजन अपने आप में स्टेटमेंट भी गलत है और ये बात भी गलत है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, मुझे खुशी है कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये भी अच्छा सवाल है। द काइंड ऑफ असेसमेंट इन विच अ स्टूडेंट्स स्कोर्स आर कंपेयर्ड विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड। यानी वह आकलन जो किसी विद्यार्थी के प्राप्त अंकों को, स्टूडेंट्स स्कोर्स आर कंपेयर्ड विद अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन से, एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड। यानी आपका जो स्कोर आ रहा है इसको अदर बच्चों के स्कोर्स के साथ कंपेयर किया जाएगा और फिर क्या बनेगी, एक मेरिट बनेगी। समझ गए क्या है ये? गलत जवाब दे रहे हो बहुत खुशी खुशी, 39-41% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। ये क्राइटेरिया रेफरेंस्ड नहीं है, क्राइटेरिया रेफरेंस्ड है सीटेट। किसी का किसी से कंपैरिजन नहीं है, बस 90 मार्क्स चाहिए आपको, 60% ले आओ 150 का, आपका पेपर क्लियर है। ये क्राइटेरिया सेट हुआ है, 33% नंबर ले आओ, पास हो जाओगे बोर्ड्स में। क्राइटेरिया सेट है, क्राइटेरियन रेफरेंस है। यहाँ पे कह रहे हैं एक बच्चे के स्कोर को दूसरे बच्चों के स्कोर से या उनके एवरेज परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है। ये टाइप्स देखो, अब ये मत कहना इंटेलिजेंस में तो हम कह रहे थे कि इंटेलिजेंस को कंपेयर मत करो, वो अलग चीज है। इंटेलिजेंस टेस्ट का पर्पस ये नहीं हो सकता कि बच्चों को आपस में कंपेयर करना, लेकिन जब हम टेस्ट ले रहे हैं और हमें कुछ लोगों को सेलेक्ट करना है तो ये अलग प्रतियोगी परीक्षा की बात हो रही है, इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही है। तो यहां पे ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। जैसे आपका DSSB का पेपर हो गया, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन का, PRT में आप देखते हैं मेरिट जाती है 160, है ना। क्यों? क्योंकि जो बाकी से कंपैरिजन में जो ऊपर होगा मेरिट में उसको नौकरी मिलेगी, सबको नहीं दे सकते। तो सीटेट का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कंपैरिजन नहीं है, उसको क्राइटेरियन रेफरेंस कह रहे हैं। या केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम हो गया, नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो गया, इवन यूपी में सुपर टेट का एग्जाम हो गया, जहां भी नौकरी मिल रही है जनरली वहां पे नॉर्म रेफरेंस टेस्ट लागू है, क्योंकि एक मेरिट बन रही है। टॉपर कौन होगा, तो टॉपर किस बेसिस पे है कि बाकी के 1 लाख लोग हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है, उसमें ये सबसे ज्यादा रैंक लेकर के आया है, तब टॉपर कहलाया है ना, रिलेटिवली।
नहीं तो सिर्फ क्राइटेरिया पास करना हो, जैसे सीटेट में एक्चुअल में टॉपर शब्द यूज नहीं कर सकते आप, कोई टॉपर है ही नहीं, 143 नंबर भी अनुराग ले आए, चाहे सचिन ले आए 141, अनुष्का ले आए 140, लेकिन एक्चुअल में टॉपर नहीं कह सकते आप। क्यों? क्योंकि टॉपर का मतलब हो गया कि किसी के कंपैरिजन में कहीं कोई रैंकिंग है, रैंकिंग है ही नहीं, क्राइटेरिया मापदंड में कोई रैंकिंग होती ही नहीं है। ये नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट की बात है, जहां पे रैंकिंग है, जहां मेरिट बन रही है जिस पेपर में, वो नॉर्म रेफरेंस्ड है। जहां एक क्राइटेरिया बेसिक फुलफिल करना है वो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है। जैसे सीटेट या यूपीटेट क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है। ये दो ही प्रकार हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं, ये सब फालतू बातें हैं। नॉर्म और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ये किसमें आते हैं? स्टैंडर्डाइज्ड, यानी मानकीकृत परीक्षण का पार्ट है। ये मानकीकृत परीक्षणों में हम क्राइटेरियन रेफरेंस पढ़ते हैं और नॉर्म रेफरेंस पढ़ते हैं। जहां क्राइटेरिया मीट करना हो वहां क्राइटेरियन, नहीं तो नॉर्म। जहां मेरिट बनेगी, दूसरों से कंपैरिजन होगा आपके स्कोर का, चाहे वो यूपीएससी हो, वो क्राइटेरियन रेफरेंस हो गया। मेरिट बन रही है तो नॉर्म रेफरेंस हो गया, सॉरी। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, असर्शन क्या है, ये थोड़ा हल्का सवाल, फिर भी आप इसमें क्योंकि लेंदी है। ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर वाइल बॉयज आर इंटेलिजेंट एंड डोमिनेटिंग। सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं, जबकि लड़के जो है बुद्धिमान और रौबदार होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं। अगर आप ये मानते हैं तो आप थोड़े से गधे तो हैं, है ना? मजाक में कह रही हूं। मतलब क्या है, आप थोड़े से स्टीरियोटाइप का शिकार हो चुके हैं, है ना? ये कहना अपने आप में रूढ़िबद्धता है कि पूरी पॉपुलेशन को, सबको आपने मान लिया कि हाँ ऐसा ही होगा, ठीक है ना? तो ये ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग कि सारी लड़कियां मेहनती ही होंगी और सिंसियर ही होंगी, और लड़के जो हैं वो इंटेलिजेंट होंगे और डोमिनेटिंग होंगे। इसमें एनवायरमेंट का, इसमें ट्रेनिंग का, इसमें अपॉर्चुनिटीज, अवसर कितने मिले हैं, किस फैमिली में हैं, किस तरह से उनको सोशलाइज किया गया है, सामाजिकरण की प्रक्रिया में उनको कैसे बताया गया है। अगर लड़कियों को बचपन से वही कहानी सुनाई गई, अरे तुम ज्यादा पढ़ के क्या करोगी, तो आप चले जाइए पिछली से पिछली जनरेशन में, आज भी रिमोट एरियाज में चले जाइए या बहुत जगहों पे, लड़कियों को आपको इस चीज में भी डिफरेंस मिल जाएगा कि जो भाई है वो अच्छे स्कूल में जाता है, बहन सरकारी या किसी नॉर्मल स्कूल में चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसको तो पढ़ के शादी ही करनी है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये इस पर डिपेंड करेगी कि सोशलाइजेशन कैसा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज कितनी मिली हैं लड़के और लड़कियों को। इसका जेंडर से लेना देना नहीं है। अगर कोई ऐसा मानता है, और अगर आपको 10 एग्जाम्पल अपने आसपास ऐसे दिख भी जाएं, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात सही हो गई है ना? उसके रीजंस हैं कि उनको, लड़कियों को अगर आपने एजुकेशन के अवसर ही नहीं दिए, बाहर निकलने के मौके ही नहीं दिए, तो वो डरी डरी ही रहेंगी। या फिर हर व्यक्ति हार्ड वर्किंग है ये कह ही नहीं सकते आप, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, बचपन से ट्रेनिंग दी गई है, डिसिप्लिन की नहीं दी गई है, 50 चीजें हैं, है ना? सारे लड़के हार्ड वर्किंग है ये कहना भी गलत है, और सारी लड़कियां हार्ड वर्किंग है ये कहना भी गलत है। तो ये तो इंडिविजुअल ट्रेट का मामला हो गया, पर्सनैलिटी कैसी है, अपॉर्चुनिटीज क्या मिली हैं, तो ये गलत हो गया कहना। अब क्या आता है इसमें, रीजन क्या है? टू डिस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल ब्रेन्स प्रोड्यूस ऑल डिफरेंसेस इन फिजिकल एंड कॉग्निटिव स्किल्स एज वेल एज पर्सनैलिटीज एंड टेम्परामेंट इन गर्ल्स एंड बॉयज। यानी जो दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क हैं, यानी बायोलॉजिकली जो डिफरेंट ब्रेन्स हैं लड़के और लड़कियों के, उसमें फिजिकल और कॉग्निटिव स्किल्स जो है वो सारी इन्हीं अंतरों की वजह से हैं। तो 100% सेम ब्रेन तो दो लड़कों का भी नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर ब्रेन डिफरेंस या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं भी, तो सारे अंतर उसी की वजह से, ये कहना एकदम खराब होगा। आपको ट्रेनिंग अगेन कैसी मिली है, अपॉर्चुनिटी कैसी मिली है, एजुकेशन कैसी मिली है, कहाँ आपको किस तरह से सोशलाइज किया गया है, जेंडर का कॉन्सेप्ट कैसा मानते थे माँ बाप, ये सब चीजें मैटर करेंगी, ना कि ये कोई रीजन है। तो ये भी फालतू बात हो गई एकदम। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स, थर्ड ऑप्शन सही है। 71% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। अब मैं ये माइक ठीक कर लेती हूँ, ये माइक मुझे बहुत परेशान करता है कभी कभी। देखो एक बार, इतने आप नेक्स्ट सवाल सॉल्व करेंगे, इतने मैं ये माइक चेंज करूँ, मतलब मैं सेटिंग बिठाऊंगी कुछ। देखो एक बार पोल में जवाब दीजिए। सिक्सटी 7% लोग कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन। बहुत बढ़िया, सही जवाब दे रहे हैं आप। और ये मत सोचिएगा कि जो हमसे सॉल्व हो जा रहा है वो सवाल पेपर में नहीं आएगा, ये एक अपने आप में गलत धारणा है ना? आसान, मुश्किल, मॉडरेट सब तरह के सवाल पेपर में आते हैं और हर टॉपिक से आते हैं।
देखिएगा, थर्ड ऑप्शन 81% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बेहतरीन जवाब। आप तो अच्छे बच्चे बन गए हैं। एनीवे बच्चे तो आप हैं नहीं, अडल्ट ही हैं। देखिए खैर, समझते हैं कहानी। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, सवाल ने क्या पूछा है हमसे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी सीन एज, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होंगी अधिगम की प्रक्रिया में। बच्चों में सारे बच्चे सेम तरह से नहीं सीखेंगे और सारे बच्चे सेम स्पीड पे भी नहीं सीखेंगे। ये माइक जो है आज परेशान करके ही मानेगा, कसम खा लिए। देखो एक बार देखिएगा, तो सारे बच्चे सेम तरह से नहीं सीखेंगे और सेम विद्यार्थियों की सीखने की प्राथमिकताओं, मैं देखिए एक मिनट रुको। जेटेट और इसमें काफी सिमिलरिटी है सिलेबस में, तो ये क्वेश्चंस भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप जेटेट 80% गलत कैसे कर रहे हो? अभी तो 81% लोग सही जवाब दे रहे थे। चलो भाई, अभी शायद सेटअप हो गया, ऐसा मान लें हम। देखिएगा, इसको चेंज कराएंगे यार, अगली बार उसको बोल के पीछे से मेरे चेंज करा देना, या तो इसमें टेप वगैरह कुछ लगवा देना कि ये हटता ही रहता है। देखिएगा एक बार, 80% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं। समझते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी सीन एज, व्यक्तिगत विविधताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, नहीं तो रोबोट्स हो जाएंगे, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं बच्चों में और इंसानों में। इंटेलिजेंस का लेवल, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट चीज़ों में, उनका एनवायरमेंट, बहुत सारी चीज़ें में अंतर होता है, नहीं तो हम रोबोट्स हो जाएंगे अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो। यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। अलग भाषा के आधार पर विविधता हो सकती है, जेंडर के आधार पर विविधता हो सकती है, आप किस समाज किस संस्कृति से आ रहे हैं उसके आधार पर विविधता हो सकती है, इंटेलिजेंस के स्तर के आधार पर पर्सनैलिटी अलग हो सकती है बच्चों की, उनका इंटरेस्ट एरिया अलग हो सकता है ना। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है? डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं, जो कि थर्ड ऑप्शन कह भी रहा है कि नॉर्मल डेपिक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब है विविधता का सामान्य चित्रण है ये, है ना, कि इंडिविजुअल्स में डिफरेंस पाया जाता है। ये एकदम आम बात है, विविधता का एक नॉर्मल पिक्चर ड्रॉ करने जैसा है कि हाँ डाइवर्सिटी, जो हमारा देश में भी हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं कि विविधता में एकता, है ना। तो कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटी नहीं है कि लोग एक जैसे नहीं होते, अंतर पाए जाते हैं, ये कोई संज्ञानात्मक असमानता नहीं है, तो बल्कि अच्छी बात है। अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग तरह के होंगे, अपनी सोच में, समझ में, दिखने में, बुद्धि के स्तर में, पर्सनैलिटी टाइप में, कोई सीरियस रहता है, कोई शाय है, कोई एक्सट्रोवर्ट है। डेवलपमेंटल डेफिसिट्स अमॉन्ग सम चिल्ड्रन, नहीं ऐसा नहीं है कि ये कुछ विकासात्मक कमियां हैं, जी नहीं। एबनॉर्मल पैरामीटर ऑफ देयर डिफरिंग आईक्यू लेवल्स, ये कोई एबनॉर्मल पैरामीटर नहीं है आईक्यू के डिफरेंसेस का मतलब, और आईक्यू 60% पॉपुलेशन में लगभग सेम ही है, एवरेज ही है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आईक्यू सब कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये भी एक अच्छा सवाल है, इसको आप सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्लासरूम असेसमेंट आर करेक्ट, यानी कक्षा आकलन के संबंध में कौन सी बात सही है। तो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, लेंदी सवाल है। असेसमेंट शुड इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट्स कॉग्निटिव प्रोसेसेस व्हाइल दे स्टडी, यानी आकलन को छात्रों की अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। यानी जो असेसमेंट्स हैं, जो आकलन की प्रक्रिया है, उसको इन्फ्लुएंस करना चाहिए, यानी प्रभावित करना चाहिए बच्चों की संज्ञानात्मक प्रोसेसेस को या प्रक्रियाओं को, यानी मेंटल प्रोसेसेस को जब बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब मेंटल प्रोसेसेस क्या होती हैं? थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब आकलन हो रहा हो तो बच्चे सोचने पे मजबूर हों, रिफ्लेक्ट करें, चिंतन मनन करें, एक्टिव हों, कॉग्निटिवली दिमाग से एक्टिव हों। असेसमेंट का ही काम होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है, बच्चा एक्टिव रहेगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है इसलिए कि इंप्रूवमेंट कैसे होनी है, कहाँ कमी रह गई, कैसे और हम पूरी प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। तो ये तो बेहतर बात है, इसमें गलत क्या है कि आकलन छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को एक्टिवेट करे या प्रभावित करे। ठीक है। सेकंड है असेसमेंट्स शुड सर्व एज लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन देमसेल्व्स। आकलन जो है वो अपने आप में एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, यानी बच्चे सीख भी रहे हैं और उनका आकलन भी हो रहा है। जैसे कोई प्रोजेक्ट दे दिया आपने, क्विज दे दी, आप जैसे पोल में जवाब दे रहे हैं, तो ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है कि आप क्लास भी ले रहे हैं, समझ भी रहे हैं, आकलन भी हो रहा है साथ साथ। तो ये तो अच्छी बात है।
ये दोनों सही हैं। असेसमेंट्स शुड क्रिएट फियर एंड स्ट्रेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स टू गेट देम टू लर्न। डर या तनाव का माहौल पैदा करना ये टेस्ट का या आकलन का या पेपर का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये गलत है। असेसमेंट्स शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉर्म रेफरेंस्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड और नॉर्म रेफरेंस ही होने चाहिए, कई बार आपको नॉन स्टैंडर्डाइज तरीके या टीचर मेड टेस्ट भी लेने होते हैं, क्राइटेरियन टेस्ट भी लेने होते हैं। डिपेंड करेगा क्या एक्टिविटी है और नीड क्या है पेपर की, या किस पर्पस के लिए लिया जा रहा है। तो आपकी क्विजेस भी हैं, ओलंपियाड्स भी हैं, एक्टिविटीज भी हैं, डिस्कशन भी है, डिबेट भी है, सब तरीके हैं। आकलन के 50 तरीके हैं, है ना, चाहे वो रेटिंग स्केल हो, चाहे वो आपका चेकलिस्ट हो। तो एक ही तरीका थोड़ी कि बस नॉर्म रेफरेंस्ड बोर्ड के पेपर ही करा दो या स्टैंडर्डाइज टेस्ट ही होगा हमेशा। क्लास टेस्ट भी तो है, टीचर में टेस्ट भी तो हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो थर्ड फोर्थ को हटा दो आप, थर्ड फोर्थ हट गए तो फर्स्ट सेकंड ही बचे, जो कि पहले ऑप्शन में ही है। आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, 78% लोग स्मार्ट हैं, आप आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। डर क्रिएट करना पर्पस थोड़ी आकलन का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये क्या कहता है। असर्शन है, अभिकथन है, स्टूडेंट्स विद पुअर राइटिंग एबिलिटीज आर ऑफन स्टीरियोटाइप्ड बाय देयर टीचर्स एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। अच्छा सवाल है कि खराब लेखन क्षमता वाले बच्चे, यानी जिनकी राइटिंग खराब होती है, छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। तो कई बार टीचर्स उनको लेबल कर देते हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं, डिस्ग्रेफिया होगा, या उतने अच्छे नहीं होंगे पढ़ने में, या दिमाग उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं है। जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको नंबर ज्यादा मिल जाते हैं। आपने ये बायस देखा है, बात तो सही है, ऐसा होता है कई बार। रीजन क्या है इसका। टीचर्स टेंड टू हैव इम्प्लिसिट बायस एंड होल्ड assumptions अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग बिहेवियर्स दैट कैन अफेक्ट स्टूडेंट्स ग्रोथ। यानी शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह है, यानी इम्प्लिसिट बायस है, एक भरा हुआ बायस है। बायस मतलब पार्शियलिटी एक तरह की, हर ह्यूमन में कुछ बायसेस होते ही हैं, झुकाव होता है कुछ चीजों के प्रति, ये वैसा ही इम्प्लिसिट बायस है। कोशिश करनी है आपको अपने जीवन काल में कि आप अपने बायसेस को अपने व्यवहार में ना आने दें, है ना। तो ये इम्प्लिसिट बायस है कि टीचर्स को लगता है कि जिसकी राइटिंग अच्छी है नॉलेज ज्यादा अच्छी होगी, इवन यूपीएससी तक में फायदा मिल जाता है राइटिंग का, तो अच्छी राइटिंग का। तो टीचर्स टेंड टू हैव इम्प्लिसिट बायस एंड होल्ड assumptions अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग बिहेवियर्स दैट कैन अफेक्ट स्टूडेंट्स ग्रोथ। इससे बच्चे की ग्रोथ जो है वो प्रभावित हो सकती है, क्योंकि टीचर्स का अपना जो ये पूर्वाग्रह है, हो सकता है एक बच्चा लिखता बहुत सुंदर ना हो, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी ना हो, बट वो अच्छे से समझता हो, वैलिड पॉइंट्स लिख रहा हो, सही जवाब दे रहा हो। तो ये आप मैथ्स में देखते हैं कि वहां राइटिंग उतनी मैटर नहीं करेगी, अगर स्टेप्स ठीक दिए तो कम स्कोप है आपके पूर्वाग्रह के बीच में आने का। लेकिन ऐसा होता है, होना चाहिए नहीं। कई बार हो सकता है, एक्चुअल में हो सकता है बच्चे को डिस्ग्रेफिया हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी वो सीख नहीं सकता, या फिर कुछ बच्चों की राइटिंग ठीक से फॉर्म नहीं हो पाई हो। 50 रीजंस हो सकते हैं राइटिंग खराब होने के, है ना। डॉक्टर्स की तो आप देख लो, वो तो फेमस ही है, तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं हुए। तो ये भी बात सही है कि टीचर्स का अपना इम्प्लिसिट बायस है, इसका सही रीजन है। तो ए एंड आर आर करेक्ट, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही जवाब आप लोग 51% लोग दे रहे हैं। दोनों में से कुछ गलत है ही नहीं, कैसे आप मना करोगे कि गलत है। सही एक्सप्लेनेशन है उसकी, कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड प्रमोट हायर ऑर्डर क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। एक सवाल इस पे आता ही है कि किस तरह का प्रश्न पूछें जिससे बच्चे की उच्च स्तरीय या समालोचनात्मक चिंतन और विश्लेषणात्मक चिंतन को के कौशल को बढ़ावा मिल सके, यानी बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो सके। जिसमें वो सवाल इसमें सही होता है जिसमें बच्चे को चारों दिशाओं में सोचना पड़े या सोचने पे मजबूर हो। देख लो इनमें से कौन सा सवाल है जिसमें वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में सोचे या सबसे ज्यादा सोचने पे जोर दिया जाए। आइडेंटिफाई द नाउन्स मेंशन्ड इन स्पेसिफिक न्यूज़पेपर आर्टिकल। एक अखबार में एक लेख के अंदर आपको संज्ञा को पहचानना है, तो इसमें कौन सा थिंकिंग पे उसकी जोर पड़ रहा है। जो उसको आता था रिकॉग्निशन लगेगा, इसमें तो पहचान लगेगी कि बस जो उसको पता है संज्ञा की परिभाषा उसके हिसाब से उसको पहचानना है। इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस नहीं लगा है। फिर है रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड्स। इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगी है। क्रिटिकल थिंकिंग में आपको हर एक पहलू से किसी चीज को समझना होता है ना, कि ये चीज एक्चुअल में सही है या नहीं है, अलग अलग पहलू से देखना होता है कि एथिकल है या नहीं है। एथिकल एंड एथिकल में आपको एनालिटिकल थिंकिंग लगेगी, आपको हर पहलू से क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, हर पहलू से देखना है किसी चीज को। रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड थिंक ऑफ अ सूटेबल टाइटल। अखबार का लेख पढ़ें और एक उपयुक्त शीर्षक के बारे में सोचें। इसमें ठीक है आपकी इमेजिनेशन स्किल लगेगी, है ना, आप स्किमिंग करेंगे, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग इसमें उतनी इस्तेमाल में आती हुई नहीं नजर आ रही कि किसी चीज के हर पहलू को, फैक्ट को, ओपिनियन को देखना हो। यहां पे समराइज करने की एबिलिटी आपकी लग रही है, तो कुछ हद तक आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज यूज हो रही है, बट बहुत हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं लग रही है यहां भी।
आइडेंटिफाई द अजम्पशंस अंडरलाइंग टू न्यूज़पेपर आर्टिकल्स डिपिक्टिंग द सेम इवेंट। भाई एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यताओं की पहचान करें। सेम न्यूज है, दो अलग न्यूज़पेपर में अलग तरह से उसको दर्शाया गया है। एक ही बात गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, तो ये डिपिक्शन में आपको क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, आपको हर पहलू से देखना पड़ेगा किसी चीज को, जो कि फोर्थ ऑप्शन में यहां हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। डाइवर्सिटी यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, अलग रंग के बच्चे होंगे, अलग जेंडर के बच्चे होंगे, अलग क्षमताओं के बच्चे होंगे, अलग अलग इंटरेस्ट, एज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड वाले बच्चे एक क्लास में होंगे। तो कौन सा तरीका है जो विविधता को बढ़ावा नहीं देता है? हमें विविधता को बढ़ावा देना है, लेकिन ये कह रहा है कि बढ़ावा नहीं देता है, तो आपको गलत ऑप्शन ढूंढना है, वही सही होगा क्योंकि पूछा ही गलत है। तो एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर यूनिक आइडेंटिटीज एंड कल्चर्स, ये तो बढ़ावा देगा, पॉजिटिव है, हमें तो नेगेटिव ऑप्शन चाहिए कि विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना अच्छी बात है, इससे तो बढ़ावा मिलेगा विविधता को। ये कह रहा है बढ़ावा नहीं देता है। अडेप्टिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइपिंग स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स, हाँ, इससे डाइवर्सिटी को बढ़ावा नहीं मिलेगा। फिर आप एक ही जाति का ग्रुप बना देंगे या एक ही तरह के फेवरेटिज्म चला देंगे क्लास में, तो विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, ये डाइवर्सिटी को बढ़ावा नहीं देता। अगर आप अपनी स्टीरियोटाइप के बेसिस पे कि ये वाला रंग का बच्चा, गोरा बच्चा मुझे पसंद है, काले रंग का बच्चा मुझे पसंद नहीं है, तो ये आप अगर क्लास में करने लगे तो आप डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप बाधित कर रहे हैं, है ना। फिर आप एक तरह से बहुत ही गलत कर रहे हैं क्लासरूम में। थर्ड ऑप्शन क्या है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड कल्चर्स, कि ऐसे अवसर देना बच्चों को कि वो अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृतियों के और पृष्ठभूमि के लोगों से बात करें, कि एक किसान से भी बात करने का मौका मिले, एक डॉक्टर से भी बात करने का मौका मिले, आप एक खेत भी दिखाने ले जा रहे हैं कि कैसे फसल उगती है, और आप एक हॉस्पिटल विजिट भी ले जा रहे हैं बच्चे को, तो अलग अलग जगहें वो एक्सप्लोर करें कि दुनिया में बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है, डाइवर्सिटी है। तो ये बात तो सही है, हमें तो गलत चाहिए थी जो कि सेकंड है। इनकॉर्पोरेटिंग अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंसेस इन द करिकुलम, अलग अलग तरह के अनुभव या विभिन्न दृष्टिकोणों को अपनी पाठ्यक्रम में, पाठ्यचर्या में शामिल करना। देखो अगर पूछा होता कौन सा सही तरीका है डाइवर्सिटी प्रमोट करने का, तो ये तीनों तरीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव वाला है इसको आप भूल जाते। तो ये तीन जो हमने पढ़े हैं इसलिए पढ़े हैं कि आपको पता लगे कि कौन से सही तरीके हैं अगर डाइवर्सिटी को बढ़ावा देना है, कि अलग अलग इंडिविजुअल्स को अलग अलग बैकग्राउंड से लेकर के आइए, एनकरेज करिए यूनिक आइडेंटिटी को, अलग अलग अनुभव दीजिए बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये क्या कहता है, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी एंड चैलेंज कॉज्ड बाय इट। निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौती का सही मेल कौन सा है। यानी एक तरफ आपकी डिसेबिलिटी लिखी है और या लर्निंग डिफिकल्टी लिखी है, और इसका सही मैच, उसकी सही एक्सप्लेनेशन कौन से ऑप्शन में है, ये आपको पहचानना है। अब इसमें सब अलग अलग जवाब देंगे, बट आप लोग काफी हद तक 41% लोग जो है, 38% लोग फर्स्ट कह रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। डिस्ग्रेफिया इम्पैक्ट्स फाइन मोटर स्किल्स एंड स्पेलिंग, इस पे हमारी चर्चा हुई थी, ये ठीक हो सकता है, आएंगे अभी बाकी ऑप्शंस पढ़ के, अभी इसको मार्क करके रख लेते हैं। डिसलेक्सिया इम्पैक्ट्स एबिलिटी टू लर्न नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये अर्थमेटिक यानी संख्याओं और अंकगणितीय संक्रियाओं को सीखने की क्षमता में जो प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम, डिसकैलकुलिया कहलाएगी, ना कि डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, पठन संबंधी विकार है, तो ये तो इसके बारे में सही नहीं है, तो ये तो हट गया। डिस्प्रैक्सिया मोटर स्किल्स की प्रॉब्लम होती है, चलने फिरने में, पेन पकड़ने में, टाई लगाने में, इन सब में दिक्कत होती है बच्चे को, तो ठीक से देखने व सुनने बोल पाने की बात, ये डिस्फेजिया बोलते हैं उसको। एबिलिटी टू सी, हियर एंड टॉक प्रॉपरली, सी में तो फिर विजुअली चैलेंज है बच्चा, तो ये तो है ही नहीं डिस्प्रैक्सिया के बारे में, इसमें तो मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम होती है डिस्प्रैक्सिया में। डिसकैलकुलिया में मैथमेटिक्स वाला होगा, ये जो यहां दिया हुआ था। इम्पैक्ट एबिलिटी टू रीड, ये डिसलेक्सिया वाला इन्होंने यहां दिया हुआ है, और डिसकैलकुलिया वाला यहां दिया हुआ है, तो एक ही ऑप्शन सही है यहां। फिर वो कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन, डिस्ग्रेफिया इम्पैक्ट्स फाइन मोटर स्किल्स एंड स्पेलिंग। डिस्प्रैक्सिया में भी फाइन मोटर स्किल्स इंपैक्ट होती हैं, लेकिन ओवरऑल मोटर स्किल्स मतलब चलना फिरना, दौड़ना, भागना या लिखना पढ़ना, फाइन ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स, तो डिस्प्रैक्सिया में भी होती हैं, डिस्ग्रेफिया में भी होती हैं, कि जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो इंपैक्ट होती हैं, तो बच्चे की ग्रिप नहीं बन पाती है ना। और ये कुछ सेशंस पहले किया भी था। और स्पेलिंग में भी प्रॉब्लम आती है, लिखने में, वर्तनी में प्रॉब्लम आती है, आप इवन राइटिंग भी ऐसी होती है, कई बार आप पहचान नहीं पाएंगे
इलेजिबल है, यानी पढ़ने योग्य भी नहीं होती कई बार जो राइटिंग है आपकी डिसग्राफिया वाले बच्चे की। बात सही है या नहीं है, सही बताओ आप। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये माइक, हाँ चलिएगा, खैर आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद ऑटिज्म शो ईज एट। ऑटिस्टिक बच्चा जो है, या जो बच्चा ऑटिज्म से या स्वालीनता से जूझ रहा है, उसको किस चीज में आसानी होती है। एक चीज है जो जनरली पेपर में बार बार पूछी जाती है कि भाई ऑटिस्टिक बच्चा इस चीज के साथ कंफर्टेबल है, या ये ईज है उसके लिए, आसान है, या इस चीज के साथ कंफर्टेबल होता है। 40% लोग जो है गलत जवाब दे रहे हैं। ऑटिस्टिक बच्चा, ध्यान रखिएगा कि कभी भी आई कांटेक्ट में कंफर्टेबल नहीं होगा। इवन ऑटिस्टिक बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते, है ना, वो कहीं और देख के ही बात कर रहे होते हैं या नीचे देख के बात कर रहे होते हैं। तो बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में ईज नहीं होती, डिस ईज है वो, या प्रॉब्लम है, डिस्कंफर्ट है। फैमिलियर एंड प्रिडिक्टेबल रूटीन्स, ये बात एकदम सही है। सेकेंड ऑप्शन, 47% लोग सही जवाब अब दे रहे हैं। परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में, कि जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसके लिए रूटीन इंपॉर्टेंट है, प्रिडिक्टेबल रूटीन हो, फैमिलियर एनवायरनमेंट हो, रोज रोज उसका एनवायरनमेंट मत बदलो, है ना, रोज रोज उसके टीचर को मत बदलो, या रोज रोज अलग अलग लोग, अगर ज्यादा नए एनवायरनमेंट में आप उसको लेके जाओगे या रूटीन्स चेंज करोगे तो उसके लिए दिक्कत होती है। इवन उसके रूम का आपने, अगर मान लीजिए बेड कहीं और है, तो आप हर रोज उसका बेड, कुर्सी, टेबल चेंज करते रहते हो तो बच्चे को दिक्कत होगी। नॉर्मल केस में होती है, जिनको ऑटिज्म नहीं है, तो ऑटिस्टिक बच्चे को तो और ज्यादा दिक्कत होती है अगर उसका रूटीन या इवन रूम की सेटिंग भी बहुत ज्यादा चेंज होती है अगर जल्दी जल्दी। तो ये क्योंकि स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है, इसमें सेम चीज रिपीट करते हैं बच्चे, बहुत बार सेम चीजें बोलते हैं, है ना, रेपिटेटिव एक्शंस होते हैं, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये रूटीन्स हेल्पफुल होते हैं। ऑटिस्टिक बच्चा रूटीन्स में इजीली रह पाता है, बल्कि बहुत ज्यादा चेंजेस अगर आप रूटीन में कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम है। रैपिड ट्रांजिशंस बिटवीन एक्टिविटीज, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऑटिस्टिक बच्चे के लिए, तो ये बहुत ही खराब चीज है कि आप तेजी से बदलाव कर रहे हैं गतिविधियों में। वो एडीएचडी वाले के लिए एक बार को चल जाएगा, क्योंकि वो बहुत देर तक एक चीज पर टेंशन नहीं टिका के रखता। कम्युनिकेशन विद स्ट्रेंजर्स, नहीं, कम्युनिकेशन में तो बच्चे को प्रॉब्लम ही है, और फैमिलियर हो तो फिर भी ठीक है, स्ट्रेंजर्स में तो और दिक्कत है। तो सेकंड ऑप्शन ही है जहां पे वो ईज फील करेगा बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है। प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, या तो जिनका आईक्यू ज्यादा है, किसी एक फील्ड में टैलेंटेड हैं, या क्रिएटिव हैं। नॉर्मल केस में हम मान के चलते हैं कि ये हाई आईक्यू रखते हैं, तो इनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिज्ञासा, मेमोरी की एबिलिटी ज़्यादा होती है, अपने से ज़्यादा एज ग्रुप के बच्चों से जो है दोस्ती करते हैं, मेंटल एबिलिटी, चीज़ें जल्दी समझते हैं, सीखते हैं, डिफरेंट इनकी क्षमताएं हैं, जिसमें से ये कुछ मैंने आपको बताई हैं। कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है गिफ्टेड बच्चे का। देखिए किसी भी केस में जो आप ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। 77% लोग, 79% लोग सही जवाब दे रहे हैं कि गिफ्टेड बच्चा हो और ये हो कि क्यूरियोसिटी की कमी है, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि आप गिफ्टेड हैं और आप में क्यूरियोसिटी नहीं है, जिज्ञासा नहीं है चीजों को लेके। प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमजोर होती है, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट एट ऑल पॉसिबल। ये सबसे बड़ा लक्षण है गिफ्टेड बच्चों का। दे हैव हायर लेवल्स ऑफ क्यूरियोसिटी, हर चीज को लेके सवाल है उनके मन में, है ना, इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, सवाल बहुत पूछेंगे, तो दे आर क्यूरियस पीपल। तो गिफ्टेडनेस और जिज्ञासा का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर जिज्ञासु नहीं है आप तो कुछ नया सोचेंगे ही नहीं, सवाल आएंगे ही नहीं, जो हो रहा है सही है, खाओ पियो सो जाओ। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव लोअर सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड पुअर इमेजिनेशन स्किल्स, बहुत ज्यादा इमेजिनेशन भी इनकी बहुत हाई नहीं होती अगर गिफ्टेड नहीं है तो। गिफ्टेडनेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, हायर इमेजिनेशन होगी, क्योंकि वो सोचता है, क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा ज्यादा है तो इमेजिन भी करेगा, थिंकिंग भी करेगा, सारी चीजें ज्यादा होंगी। चिल्ड्रन कैन बी गिफ्टेड इन मोर देन वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, है ना, ये तो करेक्ट बात है कि एक से ज्यादा चीजों में गिफ्टेड हो सकते हैं बच्चे। हो सकता है गाना भी बहुत अच्छा गाते हो, लिखते भी बहुत अच्छा हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर फरहान अख्तर की हम बात करें, वही एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है अभी के लिए, तो वो एक्टिंग भी कर लेते हैं कभी कभार, ठीक ठाक एक्टिंग भी कर लेते हैं, कई मूवीज में देखा है हमने, लिख भी लेते हैं, गा भी लेते हैं। तो गिफ्टेड बच्चे कई फील्ड में गिफ्टेड हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि एक ही फील्ड में होंगे, और ऐसे आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बॉर्न विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज एंड पोटेंशियल दैट नीड टू बी नर्चर्ड। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमता और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं और इस सामर्थ्य को विकसित करने की आवश्यकता होती है। एनवायरमेंट उनको उस तरह का मिले और जहां उनको मौका मिले कि ये जो इनेट क्षमता है, एबिलिटी तो है बट एजुकेशन ही नहीं मिली,
या उस तरह का माहौल ही नहीं मिला जहां नर्चर करने दिया जाए उस इनेट क्षमता को। आंतरिक क्षमता तो है बट वो बाहर निकल ही नहीं पाई कभी, है ना। चिल्ड्रन कैन बी गिफ्टेड एट डिफरेंट लेवल्स एंड सम कैन हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी ऑल्सो। बच्चे अलग अलग लेवल पे गिफ्टेड हो सकते हैं। हो सकता है कि अब हर कोई लता मंगेशकर के लेवल की सिंगिंग का एप्टीट्यूड रखेगा, जरूरी थोड़ी उस लेवल का गिफ्टेड होगा, कोई बीच में भी हो सकता है भाई। तो लेवल्स ऑफ गिफ्टेडनेस भी डिफरेंट हो सकते हैं और कई बार गिफ्टेडनेस के साथ डिसेबिलिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्टीफन हॉकिंस, है ना। अब तो खैर नाम लेते हुए भी थोड़ा सोचना पड़ता है, जब से फेमस हुए हैं वो अलग रीजंस के लिए, सोशल मीडिया पे आप जानते ही हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्यों सही है? क्योंकि यही गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। क्या लक्षण नहीं होता गिफ्टेडनेस का? तो लैक ऑफ क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा की कमी और कल्पना शक्ति की कमी कभी भी गिफ्टेडनेस में आएगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण। कि बच्चे एनालाइज कर रहे हैं कि भाई मैंने 30 क्वेश्चन का एक मॉक लगाया, मुझसे गलती कहाँ हुई, नंबर कटे कहाँ, क्या ठीक किया क्या गलत किया, गलतियां एनालाइज कर रहे हैं। तो इसमें एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट्स में क्या होगा? हिंडर्स मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, बिल्कुल भी नहीं। एरर एनालिसिस में तो मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, परासंज्ञानात्मक क्षमताएं लगेंगी कि आप रिव्यू कर पाएं, रिफ्लेक्ट कर पाएं, प्लान कर पाएं, देख पाएं, अपनी गलतियों को एनालिसिस कर पाएं। तो ये तो गलत हो जाएगा। इज अ फ्यूटाइल एक्टिविटी इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी गलतियां ही नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर तो सीखेंगे कहां से आप? जो एरर्स पकड़ ही नहीं पाएगा वो कैसे ठीक करेगा उनको? तो ये तो फ्यूटाइल तो नहीं है, ये खराब या ऐसी फालतू का एफर्ट तो नहीं है। सपोर्ट्स स्टूडेंट्स इन रिटेनिंग देयर लर्निंग, ये हेल्पफुल बात है कि आपकी लर्निंग को रिटेन करने में, बनाए रखने में, मजबूत करने में हेल्पफुल होता है जब आप एरर्स का एनालाइज करते हैं कि कहां गलती हुई थी, उससे आपने सीख लिया, अब हमेशा के लिए वो ठीक हो गई। फोर्थ ऑप्शन है क्रिएट्स फर्दर गैप्स इन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा कर देते हैं। नहीं भाई, गलती के एनालिसिस से गैप जहां था वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि गैप बढ़ जाएगा एरर एनालिसिस से, वो तो बल्कि आपको पकड़ में आएगा कि आपकी लर्निंग में गैप कहां रह गया था जिसकी वजह से गलती हुई। डायग्नोज कर रहे हैं आप एरर एनालिसिस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज। ये इंग्लिश पेडागोजी में भी आता है, ये सीडीपी में भी सवाल आता है। घोषणात्मक ज्ञान हिंदी पेडागोजी में भी आ जाएगा, और प्रक्रियात्मक ज्ञान में संबंध क्या है उसके लिए सही ऑप्शन आपको देख करके बताना है। फटाफट बताइए। यार ये केबल का प्रॉब्लम है, बार बार उलझ जा रही है। एनीवे, देखना एक बार, जवाब दीजिए। देखिए थर्ड ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं 39% लोग। चलिए देखते हैं। देखिए मैं वैसे ही आपको बता दूं, प्रोसीजरल नॉलेज होती है प्रोसीजर का ज्ञान। भाई ऑपरेशन कैसे करना है इसके लिए प्रोसीजरल नॉलेज चाहिए आपको। इसमें तो डिक्लेरेटिव भी चाहिए बट प्रोसीजरल के बिना तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। प्रोसीजरल नॉलेज, साइकिल कैसे चलाते हैं, साइकिल चलाना आता है आपको, या स्विमिंग करना आता है, दिस इज प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसेस पता है आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे होती है कोई चीज, हाउ टू डू समथिंग, है ना, हाउ टू डू समथिंग या हाउ समथिंग हैपन्स। ये प्रोसीजरल नॉलेज है, प्रक्रियात्मक ज्ञान है कि ये प्रक्रिया कैसे होती है, स्विमिंग की प्रक्रिया कैसे वर्क करती है, आपको स्विमिंग करना आता है, इसका मतलब आपको प्रोसीजरल नॉलेज है। साइकिल चलानी आती है, प्रोसीजरल नॉलेज है, कैसे करनी है कोई चीज। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है? ये घोषणात्मक ज्ञान है कि आपको साइकिल कैसे चलाते हैं इसके स्टेप्स पता है, चलाई कभी नहीं है, आपको पता है ये करना होता है वो करना होता है, पढ़ लिया आपने सारे स्टेप। स्विमिंग में क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं आपको पता है, परिभाषा में आप एक्सप्लेन कर देंगे, लिख के आना हो कहीं कि स्विमिंग में क्या स्टेप्स होते हैं आप लिख के आ जाएंगे, करके नहीं देखिए कभी। तो इसका मतलब प्रोसीजरल नॉलेज नहीं है, डिक्लेरेटिव नॉलेज है। परिभाषाएं सारी बताएं, एक्चुअल में कुछ नहीं करा है, बस ज्ञानी बाबा बन गए। ठीक, तो डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है? घोषणात्मक ज्ञान। घोषणात्मक ज्ञान यानी इसमें आपकी डेफिनेशंस या जो थियोरी पार्ट है वो आता है। दोनों, ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान नहीं है, नॉलेज तो ये भी है, डिक्लेरेटिव नॉलेज इज ऑल्सो नॉलेज। लेकिन प्रोसीजरल नॉलेज पे हम फोकस ज्यादा करते हैं क्योंकि प्रोसीजर्स अगर पता होंगे तो चीजें कैसे होती हैं, तभी तो हम कहते हैं हमारे यहाँ इतने नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हैं, पीएचडी वाले फिर पियोन का फॉर्म भरते हैं, क्योंकि डिक्लेरेटिव नॉलेज बहुत है, प्रोसीजरल की कमी है, एक्चुअल में स्किल्स की कमी है। तो वो कोई भी स्किल है उसमें प्रोसीजरल नॉलेज लगती है। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज इज ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल नॉलेज।
हमें क्या पता, देखेंगे। प्रोसीजरल नॉलेज इज जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड इन नेचर, हाँ ये बात हमें सही लग रही है, इसकी संभावना ज्यादा सही होने की। फिर भी देखते हैं, प्रोसीजरल नॉलेज टेल्स द फैक्चुअल नॉलेज अबाउट समथिंग। अरे सरकार ये तो गलत है, हमसे गलत पूछा था सही पूछा था, कौन सा संबंध सही है अभी देखेंगे। डिक्लेरेटिव नॉलेज एम्फेसाइजेस हाउ टू डू समथिंग, उल्टा है ये तो आप थर्ड कैसे जवाब दे रहे हो, गलत है थर्ड तो। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान है, फैक्चुअल नॉलेज नहीं है सरकार, एक्चुअल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में ज्ञान है। और घोषणात्मक ज्ञान कैसे होती है कोई चीज इसके बारे में नहीं है, क्या है कोई चीज व्हाट के बारे में, डेफिनेशन के बारे में है, कैसे होती है ये हाउ वाला यहां आएगा प्रोसीजरल नॉलेज में, प्रक्रियात्मक ज्ञान में। यहां पे सिर्फ प्रक्रियात्मक ज्ञान में तथ्यात्मक जानकारी नहीं चाहिए, तथ्यात्मक यानी फैक्चुअली तो आपको पता है, एक्चुअल में आपने करके नहीं देखी वो चीज, तो ये तो गलत हो गए। डिक्लेरेटिव नॉलेज ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज को आप विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जा सकता है। ये ऐसे एनालिटिकल कहते नहीं है हम, क्योंकि एनालिसिस में फिर आप प्रोसीजर भी सीखते हैं, इसको इंफॉर्मेटिव हम ज्यादा मानते हैं। और इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास सेकंड है कि प्रोसीजरल नॉलेज इज जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड इन नेचर। प्रक्रियात्मक ज्ञान जो है वो कार्यविधि उन्मुख होता है, यानी कोई चीज कैसे होगी इसके बारे में आपको प्रोसीजरल नॉलेज बताएगी। बात सही है नहीं? क्लियर है इतनी बात? तो हम इसको एनालिटिकल, एनालिसिस में तो आप विश्लेषण करते हैं, चीजों को तोड़ के देखते हैं पार्ट्स में, डिक्लेरेटिव में तो आप सीधा डिफाइन कर देंगे, तो इसलिए एनालिटिकल के साथ हम यहां नहीं जा रहे हैं। इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है क्योंकि हल्का फुल्का एनालिसिस आ सकता है, लेकिन प्रॉपर एनालिटिकल नहीं बोलते हम इसको। तो सेकंड ऑप्शन ही यहां सही है। फंस गए ना इतने आसान से सवाल में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये क्या कहता है, अ टीचर हु कॉन्शियसली टेक्स एग्जांपल्स ऑफ साइंटिस्ट्स ऑफ ऑल जेंडर्स इन हर मिडिल स्कूल क्लासरूम इज ट्राइंग टू, यानी एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, कोशिश कर रही है कि वो, मतलब साइंटिस्ट मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, है ना, या मैथमेटिशियंस मेल्स और फीमेल्स दोनों हो सकते हैं, एग्जांपल्स दोनों प्रयोग में ला रही है, चाहे एग्जांपल्स कम हो ज्यादा हो उसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब वो ट्राई कर रही हैं टू ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप्स, कि किस पेशे को जेंडर से ना जोड़ा जाए, क्योंकि वो स्टीरियोटाइप बना है एक रीजन से, है ना, रूढ़िवादिता है उसमें कि चला आ रहा है इसलिए मान लिया गया है, उसमें कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। रीइंफोर्स नहीं कर रही, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम कर रही हैं, वो तो मजबूत नहीं कर रही, जेंडर आइडेंटिटी को एनेबल कर रही हैं। नहीं, जेंडर आइडेंटिटी कि आप खुद को कैसे देखते हैं, किस रूप में देखते हैं, मेल फीमेल, बायोलॉजिकली डिफरेंट हो सकते हैं आप, कंस्ट्रक्ट जेंडर कॉन्स्टेंसी के जेंडर फिक्स होता है, ये सब भी बात नहीं हो रही है।